देखिए, आपकी पत्नी ने अगर बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन उस मुकदमे में बहुत ज़्यादा झूठ लगा हुआ है, जो आपके अकॉर्डिंग घटना बनती है, वो घटना लिखवाई नहीं है। उसने अपने आप मनगढ़ंत घटना बनाकर आपके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया है। अब उसमें से अधिकतर लोग जो है परेशान रहते हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी या जो कि अब 144 बीएनएसएस बन चुका है। इसके आधार पर अधिकतर मुकदमे जो है, मैं कहता हूँ कि झूठे ही दायर करे जाते हैं। महिला अपनी इनकम छिपा लेती है, अपने द्वारा किए हुए काम छिपा लेती है, अपनी एजुकेशन छिपा लेती है, बहुत सारी चीज़ें छिपा लें। ऐसा कोई मुकदमा नहीं बना होगा जिसमें झूठ ना लिखा हो गया हो। कहीं ना कहीं कितना भी आप सर्च कर लीजिए, आप एक मुकदमे को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए उसको, उस मुकदमे में झूठ कहीं ना कहीं जरूर लिखा हुआ होगा। अब ये सब कुछ झूठ है तो देखो, महिला के द्वारा लगाया हुआ आरोप आपके ऊपर या महिला के द्वारा किया हुआ आपके ऊपर मुकदमा झूठा, उस मुकदमे को आपको फाइट करना है। जहां पर भी आपको जरूरत पड़ती है एक वकील की, अधिवक्ता की, वहां पर उसकी एडवाइस लीजिए। वहां पर उसके द्वारा बताए हुए कार्य आपके द्वारा आपको करने होंगे। अब वो क्या है, जब बात आती है सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस के केस की, तो उस केस में जो झूठ उसने बताया है, उस झूठ को आप पहले स्टडी करिए, उसको पहले पढ़िए, रीड आउट करिए। पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस लड़की ने ये चीज़ें छिपा ली हैं, या फिर ये चीज़ें बताई नहीं है, या फिर ये आपके बारे में झूठ बोला है। ये सब चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए, लिखिए। लिखने के बाद उन सब चीज़ों को एक प्लेंट के द्वारा ड्राफ्ट करिए, और ड्राफ्ट जो है वो सेक्शन 340 सीआरपीसी के द्वारा तैयार करिए। एक सेक्शन 340 सीआरपीसी ही आपके बचाव में है, जो आपको बचा सकती है। और सबसे ज्यादा जिस महिला के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं या आपके ऊपर मुकदमा किया गया है, वो महिला कोर्ट छोड़ के भाग सकती है। सिर्फ किस आधार पर? सेक्शन 340 सीआरपीसी के आधार पर। जिसने आपके ऊपर मुकदमा डाला है मेंटेनेंस लेने का, वो पत्नी आपकी कोर्ट से भाग जाएगी, कहेगी मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं झूठ पकड़ा जाएगा। और जैसे ही झूठ पकड़ा जाएगा उसका, जैसे ही आप सीआरपीसी 340 की सीआरपीसी की एप्लीकेशन आप लगाएंगे, हालांकि एप्लीकेशन नहीं बल्कि आप सेपरेट एक केस करिए। किस तरीके से करना है, किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, ये आप मेरी भी एडवाइस ले सकते हैं, या फिर आप अपने वकील साहब से भी आप पूछ सकते हैं किस तरीके से ये ड्राफ्ट करना है। अब अधिकतर पुरुषों का ये भी सवाल रहता है कि सर 340 सीआरपीसी में हमने मुकदमा दायर कर दिया है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। आप देखिए, दोनों पैरेलल प्रोसीडिंग है, सेक्शन 125 सीआरपीसी या 144, दोनों एक ही चीज मान लीजिए। ये इसकी और सेक्शन 340 सीआरपीसी, दोनों की जो प्रोसीडिंग है वो पैरेलल चलती है। अब पैरेलल कैसे चलेगी, यानी कि दो उसमें भी प्रोसीडिंग होगी सेक्शन 125 सीआरपीसी में और 340 में, ऐसा लोअर कोर्ट के द्वारा बोला जाता है, किया जाता है। लेकिन आपको ये सब चीजें साइड में कर दीजिए। आप अपने ही, अगर आप यूपी में है तो आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट का ही इसमें एक जजमेंट आ चुका है, जिसमें जो पति है, पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस बांध दिया गया बिना सुनवाई किए हुए। 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन, जो मुकदमा था जो पति के द्वारा दायर किया गया था, वो पेंडिंग था, लेकिन उसमें जो है लोअर कोर्ट के द्वारा 125 सीआरपीसी का जो मुकदमा था वो डिसाइड कर दिया। यानी कि डिसाइड का मतलब सिंपल आप समझ सकते हैं कि पति के ऊपर पैसा बांध दिया, मुकदमे के ऊपर वो मेंटेनेंस बांध दिया। अब ये मेंटेनेंस जब बांध दिया, तब पति ने जो है वो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष जो है अपनी बात कही, उसको चैलेंज किया कि ये गलत तरीके से बांधा, क्योंकि पत्नी ने इतने सब कुछ झूठ बोल रखा है। वो झूठ का खुलासा करने के लिए मैंने 340 के लिए पिटीशन दायर करी, लेकिन उस पिटीशन को न सुनवाई करेगी, बस 125 सीआरपीसी के तहत जो मुकदमा है वो डिसाइड करके मेरे ऊपर बर्डन डाल दिया और मेरे ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया। अब इस बात को सुनते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको तुरंत ही जो मेंटेनेंस बांधा गया था, जो डिक्री दी गई थी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, लोअर कोर्ट के द्वारा, उसको तुरंत सेट असाइड कर दिया और ये कहा कि पहले जो पत्नी ने झूठ किए हैं, उन झूठ के ऊपर जो 340 सीआरपीसी का वो एप्लीकेशन लगाई है, पिटीशन दायर किया है, उस पिटीशन को पहले डिसाइड करें। क्योंकि पता कैसे चलेगा कि उसने झूठ बोला है या सत्य बोला है? अगर उसने झूठ बोला है तो 100% वो झूठ उसका सामने आ जाएगा, और सामने आ जाएगा तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको सजा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट खुद नहीं चाहता कि इसको दंड मिले। सीधे सीधे क्या किया जाता है कि सीधे सीधे 125 सीआरपी से उसने पिटीशन दायर किया, और पिटीशन फटाफट 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 शॉर्ट डेट लगाकर उसको डिसाइड कर देते हैं, और डिसाइड करने के बाद उसके ऊपर बर्डन आता है पति के ऊपर मेंटेनेंस का, कि भाई मेंटेनेंस दो इसको। लेकिन उसको न्याय कहाँ मिला?
अगर उसने अपनी बात कही है कि सर ये बातें झूठी बोली गई हैं, ये इन सब बातों को झूठा बताया गया है, तो उन सब चीज़ों को पहले डिसाइड करें। पहले उसने किन आधारों पर झूठा बोला है, क्या क्या उसने कहा है, उस चीज़ को डिसाइड करना है पहले। ये जिम्मेदारी बनती है लोअर कोर्ट की। अब ऐसे ही जैसे ही डिसाइड होगा, डिसाइड होने के बाद वो सच सच है उसका या झूठ है, ये बात साफ निकल के सामने आ जाएगी। और जैसे ही निकल के सामने आएगी वैसे ही पता लग जाएगा कि मेंटेनेंस लेने योग्य है या फिर नहीं है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है इस चीज़ के लिए डिसाइड किया कि पहले 340 की जो पिटिशन दायर की हुई है वो सुनी जाएगी, सुनवाई करी जाएगी। अब इसमें देखिए, अब मैं आपको भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि लोग जो है वो 340 के एप्लीकेशन लगा देते हैं, कुछ कुछ पिटिशन दायर कर देते हैं। किस तरीके से दायर करना है, किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से उसको ट्रायल करवाना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है एक एडवोकेट के ऊपर। आप अनजान हैं, आप पहले से पीड़ित हैं और आपको जानकारी है नहीं, पता है नहीं, तो ये डिपेंड करता है एक एडवोकेट के ऊपर कि वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को प्रोसीजर करता है। अब कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो है मेंटेनेंस के मुकदमा चल रहा है, 340 जो सीआरपीसी है उसके पिटिशन चल रहा है, दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, डेट पे डेट लग रही है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो मैंने आपको अभी जिक्र किया, इसका जजमेंट आप लगाते हुए ये कहेंगे सर मेरे पहले 340 की सीआरपीसी की सुनवाई हो और उसके बाद ये 125 सीआरपीसी का जो मुकदमा है उसको डिसाइड किया जाए। यानी कि स्पष्ट है ये बात ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा कि जो 340 के पिटीशन दायर किया गया है पहले वो डिसाइड होगा, पति के द्वारा किस स्टेज पर डाला गया है, कहाँ डाला गया है और किस आधार पर वो डाला गया है, पहले उसको डिसाइड करना होगा ऑनरेबल कोर्ट को। उसके बाद 125 सीआरपीसी की सुनवाई होगी। अगर उसमें वो लगता है कि हाँ 340 में उसके ऊपर कोई आरोप नहीं बनता है, कोई उसने झूठ नहीं बोला, तो कोई उसने गलत नहीं किया, तब ये डिसाइड होने के बाद 125 सीआरपीसी की पिटीशन चलेगी और उसके बाद वो जो भी निर्णय होगा ऑनरेबल कोर्ट का वो सबको मान्य होगा। तो ये आपके केस में अगर लागू होता है कि हाँ आपको लगता है कि हाँ झूठ बोला गया है और बहुत सारी चीज़ें छिपाई गई हैं और सब कुछ उल्टा सीधा बोला गया है, उसमें बड़ा चढ़ा के बताया गया है, तो ऐसे केस में आपके लिए ये जो जजमेंट है ये रामबाण की तरह काम आएगा आपके लिए। क्योंकि इस जजमेंट के बाद जो है आप अपनी बात कह पाएंगे और अपनी बात कहने के बाद आपको न्याय मिल पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मेंटेनेंस के केस से ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि उनको पता है कि महिला गलत है लेकिन फिर भी उनको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको हो सकता है जानकारी ना हो, जागरूकता ना हो। अगर इसी का आप जजमेंट हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ में जो लोग चाहते हैं कि सर 340 की ड्राफ्टिंग करें तो वो बता सकते हैं सर 340 की ड्राफ्टिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफर्म नहीं होता, पता नहीं होता, तो वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने वकील के द्वारा माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर जानकारी युक्त है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग जो है इस बात को समझ सकें और अपने बचाव में लड़ाई लड़ सकें। इतना कहना चाहूँगा। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो में नीचे दिया हुआ है, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, तो उस पर लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।